हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींद। 21 वजह, 21 रीजंस कि जिसकी वजह से बिटकॉइन को लेके मैं बहुत बुलिश हूँ 2024 में। आपने इथेरियम को लेके, सोलाना को लेके, वेब थ्री को लेके, डी को लेके, डीपिन को लेके, एनएफटीज को लेके तरह तरह की प्रिडिक्शन सुनी है। मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। उन रिपोर्ट्स के अंदर बाकी पूरे इकोसिस्टम की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि साल एंड होते होते आई थिंक ये शायद अकेला वीडियो होगा जो 21 वजह बताएगा, 21 रीजन बताएगा कि क्यों बिटकॉइन के लिए 2024 जो है वो बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक होने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले रीजन से और हम 21 रीजंस को इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं उनको पढ़ के नीचे देखूंगा और फिर मैं वीडियो के अंदर बोलूंगा। तो सबसे पहला जो रीजन है यार, डिमांड। डिमांड जो है, आप देख सकते हो कि स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ आ रहा है और इसके अंदर एक दर्जन से ऊपर जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े फंड्स हैं, जो ब्लैक रॉक जैसी, फिडेलिटी जैसी, शायद ही अमेरिका की ऐसी कोई बड़ा एसेट मैनेजर है जिसने बिटकॉइन का ईटीएफ अप्लाई नहीं किया है। ऑब्वियसली बिटकॉइन का ईटीएफ अप्लाई करने पे जो कई सारी कंपनीज का ये मानना है कि अगले 5 सालों में, राइट, 70 बिलियन यूएस डॉलर से लेके 150 बिलियन यूएस डॉलर जो है, क्योंकि कोई कंपनी कहती है 70 बिलियन, कोई कंपनी कह रही है 80 बिलियन, कोई कह रहा है 100 बिलियन, कोई कह रहा है 150 बिलियन जो है वो बिटकॉइन के अंदर एंटर हो सकता है। क्यों एंटर होगा? सीधी सी बात है यार, जब स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ एक रेगुलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब आ गया मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारा रिटेल और दुनिया भर के अंदर एक तरीके से जो लेजिटिमेसी मिलेगी बिटकॉइन को, जो इससे पहले सस्पिशन के तौर पे देखा जाता था, वो कहीं ना कहीं इसे एक चेक मार्क मिल जाएगा, एक तरीके का राइट टिक मिल जाएगा कि नहीं, अब बिटकॉइन जो है, जैसे गोल्ड एक कमोडिटी है, एसेट है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टॉक्स जैसे हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो डिफरेंट तरीके के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसी में एक बिटकॉइन को एक एंट्री मिल जाएगी, एक एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, एक ठप्पा लग जाएगा जिसे कहते हैं। तो ये एक डिमांड को क्रिएट करेगा। डिमांड आगे बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। जनवरी के अंदर अगर ईटीएफ अप्रूव हो गए तो आप समझ सकते हो कि एक डिमांड का एक बहुत बड़ा शॉक आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे रीजन पे। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है सप्लाई का शॉक। एक तरफ डिमांड का शॉक। आज से पहले बिटकॉइन की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही साल के अंदर दो बड़े हिस्टोरिक चीजें हो रही हैं। देखिए, हार्वनिंग अपने आप में हिस्टोरिक होती है। हर 4 साल बाद एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें सप्लाई शॉक होता है। सतोशी नाकामोतो ने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि हर 4 साल बाद जो है इसकी सप्लाई आती रह जाती है, जो फ्रेश सप्लाई है, राइट। हम सब जानते हैं कि 21 बिलियन बिटकॉइन ही एग्जिस्ट करेंगे, जो वो कोड के अंदर इम्बेडेड है, वो चेंज नहीं हो सकते। चेंज करने पेपर पे आप, यू कैन theoretically you can do it, practically it is impossible to change that supply। तो जब 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन रहने हैं और उसके ऊपर से हर 4 साल बाद जो है उसकी सप्लाई आधी रह जाएगी, तो अप्रैल के अंदर जब ये सप्लाई का शॉक आएगा, इधर से डिमांड का शॉक है, तो आप समझ सकते हो कि डिमांड का शॉक विल बी ग्रेटर देन सप्लाई। तो आप जो डिमांड व्हेन ग्रेटर इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो आप सब समझते हैं कि इसके ऊपर प्राइस का क्या इम्पैक्ट होता है। ये छोटा सा बेसिक इकोनॉमिक का एक प्रिंसिपल है कि भाई, अगर ये इकोनॉमिक्स नहीं भी होती तो सीधी सी बात है यार, अगर डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा, आप ये सब बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। हाँ। उसके बाद बिटकॉइन की जो लिक्विड सप्लाई है वो दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। बेसिकली जो एक्सचेंजेस के ऊपर से बिटकॉइन जो है वो वॉलेट्स के अंदर ट्रांसफर हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ही लगता है कि यार बिटकॉइन जो है वो आगे बहुत ज़्यादा रेयर होने वाला है, स्केर्स होने वाला है, इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, बिलीवर्स बढ़ने लगे हैं। तो लोग जनरली एक्सचेंजेस पे नहीं रखते इसको। वॉलेट में ट्रांसफर करने का सिग्नल ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे होल्ड करना चाह रहे हैं। ऑन चेन मेट्रिक ये बताता है कि बहुत सारे लोगों ने पिछले स्पेशली 1 साल के अंदर बहुत सारा बिटकॉइन ने एक्सचेंजेस को छोड़ा है और वो वॉलेट्स के अंदर एंटर कर गया है। वॉलेट के अंदर जो एंट्री होती है उसका मतलब सिंपल है कि लोग इसको होल्ड करना चाह रहे हैं, इसको बेचना नहीं चाह रहे, इसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू रखना चाह रहे हैं। खासकर उन देशों में आप देखिए जहाँ अर्जेंटीना हो गया और वेनेजुएला हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो वहाँ पे स्पेशली लोग जो हैं, जहाँ पे 100% इन्फ्लेशन है, 50% इन्फ्लेशन है, टर्की में 40-50% इन्फ्लेशन है, तो ऐसी कंट्रीज के अंदर क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैसे को बिटकॉइन के अंदर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इसको देख रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा क्योंकि जब बिटकॉइन एक्सचेंज के ऊपर नहीं रहेगा, तो अगर 1 बिलियन यूएस डॉलर भी बिटकॉइन के अंदर अगर एंटर करता है, तो वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से उसका मार्केट कैप बढ़ा देगा। मतलब अगर बिटकॉइन के अंदर अगर 500 बिलियन यूएस डॉलर उसका अगर मार्केट कैप है और अगर 1 बिलियन उसके अंदर एंटर करता है, तो आप उसकी मार्केट कैप को 1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ा देगा। तो इस टाइम
हालत ये है कि इलिक्विड सप्लाई की वजह से, जब सप्लाई वैसी कम है, ऊपर से एक्सचेंजेस पे और कम है, तो लोग जब बाइंग के लिए जाएंगे तो वो इलिक्विड होने की वजह से जो इसका प्राइस है, मोमेंटम है, वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो चौथा रीज़न है वो एफएसबी ने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो चेंजेस करें। अब आने वाले दौर में जो कंपनीज हैं, पहले कंपनी जब बिटकॉइन को बाई करती थी और अगर बिटकॉइन का प्राइस गिर जाता था, 100 रुपए की चीज़ ली और 10 रुपए की रह गई, तो 10 रुपए ही बुक्स में दिखाने पड़ते थे। बावजूद इसके कि अगर वो 10 रुपए से वापस 50 रुपए या 90 रुपए आ गया तो भी आप उसको दिखा नहीं सकते थे बुक्स के अंदर। मतलब आप करंट मार्केट प्राइस पे अपनी बुक्स में बिटकॉइन की वैल्यू दिखा नहीं सकते थे। लेकिन अब रूल चेंज हो गया अमेरिका के अंदर। अब जो वहाँ कंपनीज हैं वो जो करंट मार्केट प्राइस है उस मार्केट प्राइस पे बिटकॉइन को अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं। पहले कंपनीज डरती थी बिटकॉइन को बाई करने में क्योंकि उनकी बुक्स खराब होती थी, एसेट की वैल्यू जो सबसे लो होती थी वो दिखानी पड़ती थी। लेकिन अब फेयर मार्केट वैल्यू पे जब एसेट दिखा सकते हो तो कंपनी ऐसे अपनी बैलेंस शीट पे दिखा के जो भी इसकी करंट मार्केट वैल्यू है उसको दिखाएंगी, उससे उनकी बुक सुधरी हुई दिखेंगी, अर्निंग पर शेयर दिखेगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां 1 जनवरी 2025 से बिटकॉइन के अंदर अपनी बैलेंस शीट में डालने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगी। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे चेंज हुआ है। अ, पांचवी सबसे बड़ी बात है कि सतोशी जो जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जो यूएस के अंदर रेगुलेशन इतनी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि यूएस के अंदर 2024 में एक्सपेक्टेड है कि वहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, तभी तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है। तो वहाँ हर स्टेट का अपने अपने कानून है। और वहाँ पे क्या है कि 10 स्टेट्स ऐसी हैं जो प्रो बिटकॉइन कानून बनाने में लगी हुई हैं। और आपको सुनने को मिलेगा कि 2024 के अंदर बहुत सारी ऐसी अमेरिका की स्टेट्स हैं जो प्रो बिटकॉइन कानून लेके आएंगी। तो ये पांचवा सबसे बड़ा बुलिश रीजन है। छठा जो सबसे बड़ा रीजन है कि जो एड्रेसेस हैं, जो यूनिक एड्रेसेस हैं, जो फ्रेश एड्रेसेस हैं, हर साल बिटकॉइन के जो एड्रेसेस हैं जिनमें मिनिमम 0.01 बिटकॉइन जो है वो एड्रेसेस, नंबर ऑफ एड्रेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एक चार्ट बताऊं, छोटा सा चार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सुन के हैरानी होगी कि 2021 में 0.01 बीटीसी जो था वो 9.4 मिलियन एड्रेसेस में था। 2022 के अंदर ये 11 मिलियन हुआ और 2023 के अंदर आज की डेट में 13 मिलियन ऐसे वॉलेट्स हैं जिसके अंदर 0.01 बीटीसी है। इसका मतलब नंबर ऑफ एड्रेसेस आर ग्रोइंग। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंटर कर रहे हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं है, मतलब आपको अगर मैं फिगर बताऊं तो 2019 में ये 7 मिलियन था जो अब 13 मिलियन हो गया। मतलब 19 से 23, 4 सालों के अंदर ऑलमोस्ट ये फिगर डबल हो गई। तो हर साल यूनिक एड्रेसेस, जो जो एड्रेस जिसमें मिनिमम 0.01 बीटीसी अगर पड़ा है, वो नंबर ऑफ एड्रेसेस ग्रो कर रहे हैं। जस्ट दिखा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंटर कर रहे हैं और इसको 0.01 बीटीसी एटलीस्ट उनके पास है। राइट, और अगर मैं एक बीटीसी की बात करूं तो 2023 में 1 मिलियन ऐसे वॉलेट्स हैं जिसमें एक बीटीसी है। ठीक है। सातवां पॉइंट ऐसा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन का जो हैश रेट है वो 500 एक्सा हैश को क्रॉस कर गया था। तो इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन का हैश रेट ये बताता है कि बिटकॉइन का हैश रेट जितना ज़्यादा है, इतना इसका मतलब है कि बिटकॉइन को माइन करना उतना ही डिफिकल्ट है। और बिटकॉइन को की खासियत ये होती है कि जितना उसको हैश रेट उसको सिक्योर बनाता है। अगर बिटकॉइन पे किसी को अटैक करना है तो सोचिए उसको उतनी ही एनर्जी, उसको 51% जो हैश रेट है उसको उसको अकोमुलेट करना होता है। तो जितना ज़्यादा हैश रेट उतनी ज़्यादा माइनिंग रिसोर्सेज, उतनी ज़्यादा एनर्जी, उतने ज़्यादा हार्डवेयर, उतनी ज़्यादा उसको 51% को कैप्चर करने के लिए उतना ही खर्चा करना पड़ेगा जो कि बिलियंस में जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर बिटकॉइन का मार्केट कैप अगर 500 बिलियन यूएस डॉलर उसकी एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, तो आज अगर किसी को बिटकॉइन पे अटैक करना है तो जितना ज़्यादा हैश रेट है उसको उसको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा बिटकॉइन को मैनिपुलेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। तो एक्स्ट्रा हैक, जो एक्सेसिव हैश रेट है, जिस जो ऑल टाइम हाई जो पहुंच गया, इससे बिटकॉइन के नेटवर्क को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि बिटकॉइन को ही और ज़्यादा सिक्योर बनाता है, उस पर अटैक करना और ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉइंट नंबर 8 ये है कि बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी है, पहले बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स कहते थे बहुत वॉलेटाइल है, रातों रात इसकी प्राइस में ये हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। लेकिन बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी है ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी आई है। तो इसकी वजह से जो ये जो बिटकॉइन, इससे ज़्यादा तो कई ऐसे दुनिया में करेंसीज हैं
जिनकी जो बिटकॉइन से ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आज की डेट में बिटकॉइन करेंसी से कम वॉलेटाइल है। कई देशों की ऐसी करेंसीज हैं जो ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो ये 8वां नंबर पे जो पॉइंट है कि बिटकॉइन पहले बहुत वॉलेटाइल माना जाता था, वो भी पॉइंट गलत प्रूव होता दिख रहा है, जो कि बहुत बुलिश है 2024 के लिए। पॉइंट नंबर 9 ये है कि सो बेसिकली क्या है कि जैसे बिटकॉइन को और एसेट्स के साथ कोरिलेट किया जाता था कि जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ती है बिटकॉइन बढ़ता है, स्टॉक मार्केट गिरती है बिटकॉइन गिरता है। तो दिन प्रतिदिन जो कोरिलेशन है बिटकॉइन का, जैसे आपने देखा होगा कि गोल्ड का कोई कोरिलेशन नहीं है स्टॉक से। अगर स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्म करती है तो गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है गोल्ड नीचे जाता है। तो आपने देखा होगा गोल्ड स्टॉक मार्केट से कोरिलेटेड नहीं है, ट्रेडिशनल फाइनेंस से कोरिलेटेड नहीं है। तो सिमिलरली बिटकॉइन दिन प्रतिदिन उसका कोरिलेशन जो स्टॉक मार्केट्स है या जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है उससे वो अलग होता जा रहा है। हम सब ने देखा कि आउट परफॉर्म किया है बिटकॉइन ने 2023 में स्टॉक मार्केट्स के कंपैरिजन में। आप स्टॉक मार्केट को उठा के देख लो, आप नैस्डैक को उठा के देख लो, आप वॉल स्ट्रीट के नंबर्स को उठा के देख लो, तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन ने नैस्डैक को और वॉल स्ट्रीट को दिन प्रतिदिन उसने आउट परफॉर्म किया है। और उसका जो कोरिलेशन है, अब ट्रेडिशनल फाइनेंस पे जो इम्पैक्ट आता है, जो मार्केट्स पे इम्पैक्ट आता है, वो दिन प्रतिदिन वो कोरिलेशन कम होता चला जा रहा है। तो ये भी एक बुलिश साइन है। पॉइंट नंबर 10 ये है कि जो माइनिंग है बिटकॉइन की, राइट, तो ये भी डिसेंट्रलाइज होती जा रही है। काफ़ी सारे जो क्रिटिसिज्म बिटकॉइन को मिलता है वो ये कि बिटकॉइन की माइनिंग बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। दो माइनर्स हैं जिनका 51% से ऊपर शेयर है, और वो सारे ओफेक कंप्लायंट हैं। तो कल को बिटकॉइन को एक तरीके से माइनर्स कंट्रोल कर लेंगे और सेंट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन इसका भी बहुत बुलिश सिग्नल ये है कि इसका जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशंस आते हैं। और अपने भी देखा कि जैक डॉर्से ने, जो कि ट्विटर के फाउंडर थे, उन्होंने ओशियन जो डिसेंट्रलाइज एक माइनिंग पूल है उसमें इन्वेस्ट किया है। और डिसेंट्रलाइज माइनिंग पूल का मतलब यही है कि वो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से बिटकॉइन की माइनिंग करेंगी। उसमें कोई भी माइनर अपने रिसोर्सेज को पुल इन कर सकता है, और जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत ही ओपन ऑन चेन ट्रांसपेरेंट तरीके से रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और किसी भी एक एंटिटी का उस पे माइनिंग पे कंट्रोल नहीं होगा। तो ये जो फ्यूचर है वो डिसेंट्रलाइज माइनिंग का होने वाला है। तो ये भी एक बुलिश साइन है, जहाँ प्रॉब्लम थी अब उसमें सोल्यूशंस पे काम होता दिख रहा है। तो ये 10वें नंबर का पॉइंट है। 11वें नंबर का पॉइंट ये है कि लेयर 2 पे बहुत काम हो रहा है। बिटकॉइन का जो लाइटनिंग नेटवर्क है, हमेशा बोला जाता है कि बिटकॉइन स्लो है, बिटकॉइन छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शंस के लिए सही नहीं है। और बिटकॉइन कहीं न कहीं फैक्ट तो यही है कि छोटी ट्रांज़ैक्शंस के लिए बना भी नहीं था। लेकिन क्योंकि डिसेंट्रलाइज़्ड मॉनेटरी नेटवर्क माइक्रो ट्रांज़ैक्शन के बगैर अधूरा है, और माइक्रो ट्रांज़ैक्शंस फ्यूचर है, इसलिए स्केलिंग सॉल्यूशंस बन रहे हैं। लाइटनिंग नेटवर्क ने पिछले 2021 से 2024 में 10 गुना जो है उसकी अडॉप्शन बढ़ी है, 10 टाइम्स उसकी अडॉप्शन बढ़ी है। चाहे जो लाइटनिंग नेटवर्क ग्रो हुआ है, लाइटनिंग नेटवर्क की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। तो ये दर्शाता है कि आप फ्यूचर के अंदर देखोगे कि आपको 2024 के अंदर और ज़्यादा लाइटनिंग नेटवर्क और स्केलेबल सॉल्यूशंस लाइटनिंग नेटवर्क के अलावा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 11वां पॉइंट है। 12वें पॉइंट पे ये है कि जो बिटकॉइन की जो सेल्फ कस्टडी है वो ग्रो करती चली जा रही है। जो हमने पीछे एफटीएक्स का एपिसोड देखा, बाइनेंस का एपिसोड अभी देखा हमने, तो इसकी वजह से जो सेल्फ कस्टडी है, द नंबर ऑफ हार्डवेयर वॉलेट्स, द सेल्फ कस्टोडियल सॉल्यूशंस आर इंक्रीजिंग, जो कि ये दर्शाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिटकॉइन की जो नॉट योर कीज एंड नॉट योर कॉइन्स का जो थीसिस है, जो ईथोस है, जो बिलीफ है, जो जेनेसिस है, जो आइडियोलॉजी है, उसमें बिलीव कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिटकॉइन की सेल्फ कस्टडी की तरफ जा रहे हैं। जस्ट शोज दैट द अवेयरनेस लेवल फॉर सेल्फ कस्टडी हैज़ बीन इंक्रीजिंग सब्सटैंशली। 13वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 70% जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो एक साल से ज़्यादा हो गया है और मूव नहीं करी है। तो 70% जो बिटकॉइन की सप्लाई है इस टाइम मार्केट के अंदर, वो उसको एक साल से ज़्यादा हो गया है, वो मूव नहीं करी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग होल्ड कर रहे हैं। मैंने पिछले भी जो पॉइंट्स हैं उस पर भी स्ट्रेस दिया है। होल्ड करने का मतलब यही कि जैसे ना आप कहते हो कि यार होल्ड गोल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप गोल्ड को देखो तो आपके घरों में जो गोल्ड होता है, जनरली गोल्ड होल्ड करके बाइंग होती है, सेलिंग नहीं होती। गोल्ड को आप लॉकर में रखते हैं, चाहे आपने ज्वेलरी भी बनाई होगी घर में, तो ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं वो बैंक के लॉकर्स में गोल्ड होता है, उनके पास गोल्ड को होल्ड करती हैं। उसकी जो बहुत ही बुरे वक्त में शायद किसी के घर से गोल्ड निकलता है या बिकता है, अदरवाइज गोल्ड हमेशा अकोमुलेट ही होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टोर ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, उसको वो बिटकॉइन के ऊपर एग्जैक्टली
फिट हो रहा है, और वही दर्शाता है कि 70% से ऊपर जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो मूव ही नहीं हुई है। व्हेन आई से मूव, तो मूव का मतलब है कि ना वो वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर हो रही है, और ना ही वो ट्रेडिंग के लिए जा रही है। राइट, तो ये 13वां पॉइंट था। 14 पॉइंट ये है कि बिटकॉइन का ईएसजी नैरेटिव, पीडब्ल्यूसी हो गया, और बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें बोला गया कि बिटकॉइन एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस में में बहुत अच्छा एसेट है। एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। मीथेन की जो गैस होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी, वो जब बिना बर्न किए जब वो एनवायरनमेंट में जाती है तो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा दूषित करती, प्रदूषण फैलाती है। तो एनवायरनमेंट, तो वही मीथेन गैस को जला के एनर्जी माइनर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं। और सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, जहाँ जो लोग बैंकलेस हैं अफ्रीका में और बहुत सारी जगहों पे, और जहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो सोसाइटी जहाँ पे क्रैश कर रही है, वहाँ पे बिटकॉइन वहाँ पे वैल्यू को होल्ड करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह। लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसको इंश्योर करता है कि वो सेव करे। प्लस जो लोग बैंकलेस हैं वहाँ पे जस्ट बाय और अगर इंटरनेट कनेक्शन और बैंक नहीं है, तो वहाँ पे बिटकॉइन कैन एक्ट एज अ बैंक। तो ये, और गवर्नेंस में बिटकॉइन जैसा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल नहीं है। जो गवर्नेंस है, जो इतने सारे लोग मिलके बिटकॉइन के नेटवर्क को चलाते हैं, तो ये गवर्नेंस में एपिटोम कहा जाता है ऐसे, कि यार इससे बड़ा गवर्नेंस क्या होगा, कि लोग सेंट्रलाइज गवर्नेंस नहीं है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया जाता है। तो ईएसजी कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, अगर ईएसजी का ठप्पा एक बार लग गया, तो बहुत सारी कंपनीज, फंड्स ईएसजी कंप्लायंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो ईएसजी का नैरेटिव है बिटकॉइन का, दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होता दिखता चला जा रहा है। 15वां पॉइंट ऐसा है कि दुनिया के बड़े बड़े जो फाइनेंशियल गुरुज माने जाते हैं, या जैसे लैरी फिंक हो गया, ब्लैक रॉक का सीईओ हो गया, और भी बहुत सारे बैंक्स के, जेमी डायमंड को छोड़ के आई थिंक जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, फिडेलिटी है, वो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन पे क्लैरिटी दे रहे हैं, बिटकॉइन की फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव, जो आज से पहले जो बिटकॉइन को लोग गालियां देते थे या बिटकॉइन को क्रिटिसाइज करते थे, आज वही लोग बिटकॉइन को अप्रिशिएट करने लगे हैं। चाहे वो वेल्दी लोग हैं, चाहे वो फंड हाउसेज हैं, फंड हाउसेज के सीईओज हैं, वो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से बिटकॉइन का एक नैरेटिव चेंज होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि गैरी गैंसलर भी अब बिटकॉइन को एज अ कमोडिटी मानते हैं, जिसको हम आगे वाले पॉइंट में कवर करेंगे। तो बिटकॉइन का जो बिटकॉइन का 16वां पॉइंट है वो ये कि गैरी गैंसलर जो है वो इसको एक कमोडिटी का, डिजिटल कमोडिटी का दर्जा देते हैं। बड़ी बात ये है कि देखिए, जब जब अगर कमोडिटी का दर्जा ऐसे यूएस में मिल गया, तो बाकी दुनिया के जितने भी देश है वो इसे एज अ कमोडिटी ट्रीट करना शुरू कर देंगे। आज तक फिजिकल कमोडिटीज वही होती थी जो टेंजिबल होती थी, जैसे गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, और बाकी वेजिटेशंस हो गई, पल्सीज हो गई, बहुत सारी जितनी भी कमोडिटीज है, आप उनको फील कर सकते थे। शायद ये दुनिया की पहली डिजिटल कमोडिटी की जैसी श्रेणी में आएगी। तो आप समझ सकते हो कि एक बार यूएस ने इसको डिजिटल कमोडिटी का दर्जा दे दिया, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इसको डिजिटल कमोडिटी की तरह एक एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, और रेगुलेटर के लिए, और दुनिया में जो रेगुलेटर है उनके लिए काम आसान हो जाएगा कि चलो एज अ कमोडिटी इसको देखा जाए और इसको रेगुलेट किया जाए। तो ये पॉइंट नंबर 16 था। पॉइंट नंबर 17 है, अवेयरनेस दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है। चाहे वो एल सल्वाडोर के अंदर ये बोला गया था कि एल सल्वाडोर क्रैश हो जाएगा, वहाँ ये सक्सेसफुल नहीं होगा मॉडल, कि बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एल सल्वाडोर ने यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल है। वहाँ पे अब बिटकॉइन रिलेटेड वॉल्केनो बॉन्ड भी आ गया, जिसके अंदर सरकारें सॉवरेन बॉन्ड इशू कर रही हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो दिन प्रतिदिन एक एल सल्वाडोर एक तरीके की लैब बन चुकी है, जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है कि सॉवरेन बॉन्ड्स कैसे यूज हो सकते हैं बिटकॉइन पे, लीगल टेंडर कैसे यूज हो सकता है, माइक्रो ट्रांजेक्शन्स, लाइटनिंग नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। तो बिटकॉइन एक तरीके का एल सल्वाडोर के अंदर एक लेबोरेटरी का टेस्ट हो रहा है। एल सल्वाडोर एक लैब है जहाँ पे चीज़ें एक्सपेरिमेंट की जा रही हैं, और वो जब वो सक्सेसफुल होंगे तो शायद वो पूरी दुनिया में उसी तरीके से वो रेप्लिकेट की जा सकती है। जैसे कि अर्जेंटीना की जो अगली खबर है, जो पॉइंट नंबर 18 है, कि अब अर्जेंटीना के अंदर भी जो जो जावियर मिले है, जो वहाँ पे जो नया प्रेसिडेंट आया है, वो प्रो बिटकॉइन है। ये बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है। साउथ साउथ अमेरिका का लैटिन अमेरिका में इतना बड़ा जो देश, और उस वहाँ पे अगर बिटकॉइन को लेके वहाँ का प्रो प्रेसिडेंट अगर वहाँ का प्रो बिटकॉइन है, तो आप समझ सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी, जिसके जिसके जो ओपिनियंस और व्यूज़ हैं वो हम सबको पता है। और पूरी दुनिया अर्जेंटीना को देख रही है कि कैसे अर्जेंटीना बिटकॉइन को ट्रीट करता है, और 2024 में वो क्लैरिटी आ जाएगी। पॉइंट नंबर 19 ये है कि यार, जो भी अब चाहे वो विवेक रामास्वामी हो, चाहे वो कैनेडी हो, चाहे वो डी सैंटिस हो, और चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, ये चारों लोग जो हैं वो प्रो
बिटकॉइन, प्रो क्रिप्टो बनते दिख रहे हैं। अगर डेमोक्रेट्स नहीं आते हैं, और अगर यू नो ट्रम्प हो गया, रामास्वामी हो गया, कैनेडी हो गया, डी सेंटिस हो गए, ये जितने भी प्रेसिडेंट बाइडन को छोड़ के, वो सब इस टाइम प्रो बिटकॉइन है, प्रो बिटकॉइन बात कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आ गया तो आप समझ सकते हो कि दिस विल बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर बिटकॉइन, बिकॉज जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है, जग जाहिर है कि ये सारे जितने भी हैं बाइडन को छोड़ के सब के सब प्रो बिटकॉइन है, प्रो क्रिप्टो बात कर रहे हैं। तो ये 2024 में ही इलेक्शन का रिजल्ट आना है, और इलेक्शन के टाइम पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखा गया है, और अगर प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट आता है तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ होगी बिटकॉइन के लिए। 20वें नंबर का पॉइंट है कि बिटकॉइन का जो टैप रूट अपग्रेड है, उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और उसने, आपने देखा होगा, ऑर्डिनल्स और डीफाई, और अब आप बिटकॉइन के अराउंड काफ़ी काम हो रहा है। जो काम इथेरियम, जो काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सोलाना, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, लेयर टूज, ये सब आप इकोसिस्टम देख रहे हो, ये अब बिटकॉइन के अराउंड भी इकोसिस्टम बन रहा है, स्पेशली आफ्टर ऑर्डिनल्स। एनएफटीज को तो वो ऑलरेडी टेक ओवर कर ही चुका है, सरपास कर चुका है। अब जो डीफाई है और ये सारे एक्शंस आप बिटकॉइन के अराउंड देखोगे, बिटकॉइन इज बैक इन न्यूज़, बिटकॉइन पे बहुत एक्शन हो रहा है, बिटकॉइन इज गेनिंग ऑल दी हेडलाइंस, स्पेशली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो जो एरिया है जिसमें इथेरियम ने इतना ग्रो किया या बाकी इकोसिस्टम ऑल्ट कॉइन्स ग्रो किए, अब वो बिटकॉइन पे अटेंशन वापस आती दिख रही है। और 21 नंबर का जो पॉइंट है कि बिटकॉइन विल बी इज बिटकॉइन इज बियॉन्ड मनी, बिकॉज अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मनी में तो बिटकॉइन अपने आप को प्रूव कर ही चुका है, एक डिसेंट्रलाइज मनी में, लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर अगर इतनी सारी चीज़ें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और AWS और NFTs और DeFi, ये सब अगर बिटकॉइन के अराउंड बन सकता है, तो आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन इज अ मनी एंड अ सॉफ्टवेयर, और आप इसका ट्रू पोटेंशियल 2024 में आपको इसका झलक देखने को मिल जाएगी। राइट, तो ये थे 21 रीजन बिटकॉइन के लिए, और 21 मिनट ही हो गए, 21 मिनट के अंदर मैंने 21 रीजन पूरे करे। अरे वाह, ये कमाल हो गया यार, ये तो मतलब कमाल है। चलिए, थैंक यू यार। कैसा लगा आपको आज का ये शो, कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ तो ग्रेट। और मैंने ये थ्रेड जो है ये ट्विटर पे डाला, अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप इस थ्रेड को ट्विटर पे जाके भी पढ़ सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। 2024 बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला है, और एक बार आप अपने एंड पे भी इसको स्टडी करिए, रिसर्च करिए। और ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन क्योंकि साल एंड हो रहा है और 2024 में आगे क्या होने वाला है, तो ये एक अटेम्प्ट थी उसको कवर करने की पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है ना? चलो, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।